लोगों ने फिल्मों में देख रखा होता है तो उनको लगता है कि जल्लाद तो कोई बड़ा क्रूर सा विभत्स सा व्यक्ति ये हो। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी फिल्में कैसे चलेंगी? हमारे दादाजी बोले कि अल्लाह बेटा तो डर जाएगा, सामने मौत दिखेगी अच्छे अच्छे डर जाते हैं। मैंने कहा आप स्टार्ट तो करिए, मुझे लेकर चलिए। और उन्होंने पैर बांधे, मुझे क्या पैर बांधो उनके। फिर उन्होंने अपना जो कैप डाला उन्होंने, फिर फद्दा डाला उन्होंने कि किस तरह से एड़ों में डाल लो, देखो ध्यान रखना, कभी भूल मत जाना, गलती मत कर देना, ऊपर से रास्ता नहीं खुलना चाहिए। 10 दिन पहले ही जेलर मालूम करता भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, आप क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, आप या मिलना चाहते हैं, आप यही मिलना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। वो जो दिखाते हैं फिल्मों में कि चेहरा काले कपड़े से ढकते हैं, वो तो होता ही है। अभी तक आपने कितने लोगों को फांसी दी है? वैसे 5 तो मैंने अपने दादाजी के साथ भी किए थे और 4 मैंने ये सिंगल किए दिल्ली में तिहाड़ जेल में मैंने। हम जितना फिल्मों में देखते हैं, अब फांसी पे लटका दिया तो जीभ बाहर आ गई, आंख ऊपर हो गई, वो गलत है। ये जो निर्भया के रेपिस्ट थे, हत्यारे थे, इन्होंने थोड़ा बैरिक में ड्रामा किया था उन्होंने। आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार में व्यक्ति की मौत ना हुई हो और उसके बाद दोबारा से उसे फांसी पर चढ़ाना पड़ा हो? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं हुआ। फांसी की प्रक्रिया होती है, आधे घंटे कम से कम आपको इंतजार करना पड़ता है। जी जी। तो उस दौरान क्या माहौल रहता है वहाँ पे, तो आपस में किस तरह की बातें होती हैं? वहाँ को बोलते नहीं है, वहाँ तो अपना चुपचाप जो भी करना इशारों में करते हैं। तो आधे घंटे एकदम चुप्पी रहती है, एक शब्द नहीं? कोई शब्द नहीं। अच्छा पवन जी एक बात बताइए, फिर आपकी शादी कब हुई? 80 में 80 में दिल्ली में ही। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो आपकी पत्नी क्या बोली? थोड़ी पहले कह रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये तो आप कर रहे हैं। फिर मैंने नर्वस हुआ थोड़ा सा, फिर सोचा मैंने यार ये सही कह रही है गलत कह रही है, मैंने ये गलत कह रही है, मैं सही हूँ। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारी एकदम नई नवेली सीरीज़ है जिसको खूब प्यार मिल रहा है। बड़े दिन बाद हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आया, वो इसी सीरीज़ का ही हिस्सा था। और आज इसी सीरीज़ में हमारे मेहमान हैं पवन जल्लाद। जल्लाद को अक्सर हम इस शब्द को नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी क्रूर व्यक्ति की व्याख्या करनी होती है तब हम कहते हैं कि वो जल्लाद है। लेकिन पवन जी के साथ ये नाम उनके पेशे की वजह से जुड़ गया है। तो आपका नाम जो हमने रिसर्च की, हमें पता चला कि ये आपका असली नाम नहीं है, कागजी नाम आपका कुछ और है। वो नाम से इस नाम तक का सफ़र कैसे रहा? पवन जल्लाद आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी कैसे बन गया? मैं तो शुरू से जो मुझे बचपन से कहते सिद्धि राम किया जाता था, लेकिन मैं पवन पहले पवन था पहले मेरा नाम। वो कहने में सिद्धि राम सही नहीं है, कोई सिद्धि बोलता तो कोई सद्दी बोलता, कुछ बोलता, तो मैंने कहा पवन जल्लाद कर दिया सीधा। वो सीधा शब्द है, सीधा शब्द है जी। तो ये जो जल्लाद आइडेंटिटी है, जल्लाद नाम है, इस वजह से क्या कभी आपको कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा? कभी आपको बुरा लगता है कोई आपको जल्लाद? मेरा कार्य है, मैं सिर्फ अपने प्लाट पे जो है, प्लेट पे जो है जल्लाद हूँ, प्लेट पे अपनी। उसके बाद तो आपके सामने इंसान बैठा हूँ मैं आपके सामने। इस काम के अलावा आप क्या काम करते हैं? वैसे मेरा कपड़ा फेरी का काम है, मेरा छोटा मोटा काम कार्य है मेरा, क्योंकि सरकार से इतना वेतन तो मिलता नहीं जो अपने बच्चों को गुजारा कर लूँ, इसलिए मुझे कार्य करना पड़ता है। इन लोगों के मन में भी आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे जैसे मेरे मन में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले थोड़ा सा हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपने कैसे ये काम शुरू किया, इसके पहले आप क्या करते थे, आपके परिवार में और कौन कौन लोग ये काम कर चुके हैं? मेरे परिवार में जो थे, मेरे दादाजी थे, मेरे 2, एक चाचा था, एक पापा था मेरा, तो एक मम्मी थी, दादी थी मेरी। वो अब तो खैर एक्सपायर हो गए, अब तो खैर नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद दादाजी मेरे साथ करते थे, सन 60 से ये काम स्टार्ट किया उन्होंने। तो मेरे दिल में एक लय उठी, मैंने कि हमारे देश में जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं और ये चोरी डकैती लूट मार हो रहा है, हमारी सरकार इन्हें कड़े से कड़ा दंड क्यों नहीं देती। मैंने सोचा कि मैं तू भी जल्लाद बने, जो इस काम को करेगा उसको तो फौरन फांसी के फंदे पहुँचा दे उसे। मेरे दिल के अंदर ही आई। हमारे दादाजी बोले कि अल्लाह बेटा तो डर जाएगा, सामने मौत दिखेगी अच्छे अच्छे डर जाते हैं। मैंने कहा आप स्टार्ट तो करिए, मुझे लेकर चलिए और फिर मैं अपने को देख लो। मेरा पहला मकसद 88 में पटियाला में मेरा पहला चांस था। कहना बेटे डरेगा तो नहीं, मैंने कहा नहीं, आप स्टार्ट करिए, कैसे करना, पहले हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं। और उन्होंने पैर बांधे, मुझे क्या पैर बांधो उनके। फिर उन्होंने अपना जो कैप डाला उन्होंने, फिर फद्दा डाला उन्होंने कि किस तरह से एड़ों में डाल लो, देखो ध्यान रखना, कभी भूल मत जाना, गलती मत कर देना, ऊपर से रास्ता नहीं खुलना चाहिए, ये चीज़।
उस वक्त तो जूट वगैरह की आती सन क्या करती थी, आज तो मलेरिया की आ रही है, आज जो बिहार में बनती है, आज बक्सर में, तो आज तो मलाई में, आज तो उस वक्त बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी रास्ता बांधने में, ताकि स्लिप ना हो जाए, समय ना गुजर जाए। क्या उम्र थी आपकी जब आप पहली उस बार टाइम मैं अपने 20-21 साल का था मैं उस टाइम। 20-21 साल? जी। तो आपके पिताजी, दादाजी या परिवार में जो बाकी सदस्य थे, उनमें से किसी ने कहा नहीं कि ये काम मत करो, पढ़ाई लिखाई कर लो? नहीं, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। नहीं जी। मैं अब इन लोगों के पास जाती हूँ, इनके मन में अगर कोई सवाल है आपके पेशे से जुड़े हुए तो मैं सबके सवाल कर लेती हूँ। सकते हैं। जी, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी इतनी मीडिया कवरेज वगैरह होती है, तो जब आप कपड़ों की फेरी लगाने का काम करते हैं तो वहाँ लोग पहचान जाते हैं या लोग आते हैं आपको खोजते हुए, जैसे हम लोग भी पहुँचे आप? जब से ये मैंने निर्भया केस किया तो आप मुझे बच्चा जानता पूरे इंडिया के अंदर। अगर वो पहले तो वो जब मैं चलता हूँ ना कहीं, तो पहले तो कह रही है पवन जल्लाद तो नहीं है, फिर अपना मोबाइल निकालते हैं वो, फिर वो देखते हैं हाँ यार सिगल तुम, कहने लगा भाई साहब पवन जल्लाद है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? उनको पहले तो डर रहे थे आपसे। मैंने कहा मैं तो वही तो जल्लाद दूँ, मैं कोई आपका गला कर दूंगा एकदम। कहने लगा ली कहने लगा यार मैं बड़ी खुशी है आपने निर्भया का जो करा, आपको नाज है। कोई लोग उसको बुरा लगा कि यार आपने तो बड़ा गलत करा, उनको तो उम्र क्या हो जाती। मैंने कहा मेरी बहन बेटी के साथ में होता तो मुझे दर्द होता कि इनको तो अपनी जगह पहुँचाया सही है। कह लगे नहीं यार, मैंने कहा आप चलार हो जाए। मैं कहा मेरा तो देश पूरा जो है नाच कर रहा है इस चीज़ पर, जो हमारी बहन बेटी के साथ जो होता है वो गलत होता है। तो आप कह रहे हैं कि लोग जैसे पहली मर्तबा जब आते हैं तो जैसे लोगों ने फिल्मों में देख रखा होता है तो उनको लगता है कि जल्लाद तो कोई बड़ा क्रूर सा विभत्स सा व्यक्ति हो। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी फिल्में कैसे चलेंगी? हाँ। जल्लाद कैसे दिखाएंगे वहाँ पर जो भाई, उनकी फिल्में तभी तो चलेंगी। मैं तो रियल हूँ। जब 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 फांसी लगा जाती है वहाँ कोई कैमरा वैमरा कोई लाइव तो नहीं चलता वहाँ, तो वह तो पता नहीं चल पाता कि क्या टाइम रखा है। ये तो आपके मीडियम से और आपके जो अखबारों से पता चलता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम निकाल दिया कि इस टाइम इसको लगनी है, फिर आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर, गेट पर खड़ो जाएंगे। तो आप लोग सवाल करेंगे आपको पवन जी कितने दिन पहले पहुंच जाना होता है? 2 दिन या 3 दिन पहले पहुंचना होता है। 3 दिन पहले जी। फिर क्या क्या प्रोसेस होता है वहाँ ये पे? ट्रायल करते हैं फिर वहाँ पर। ट्रायल थोड़ा विस्तार से बताएंगे प्लीज। ये ट्रायल जैसे रस्सी ना टूट जाए, जैसे कि 70 किलो का वेट होता है कैदी का, फिर इसको मट्टी भर के बोरी में उसका गला बनाया जाता है, उसके फंदे में लटकाया जाता है 70 किलो का या 60 किलो का, उसको ट्रायल किया जाता है ताकि एंड टाइम पे रास्ता ना टूटे। तो रास्ता आप लोग लेके आते हैं या जेल देता है? सब कुछ जेल के पास होता है। अच्छा जी। और वो एक हमारी रिसर्च टीम ने कागज में लिखा है कि फांसी देने से ठीक पहले आप लोग कुछ बोलते भी हैं उन अपराधियों के कान में? नहीं, ये तो मीडिया वालों ने ऐसे ही चला दिया है। हाँ, क्योंकि कई जगह लिखा मिला कि मीडिया वालों ने कई जगह लिखा कि जो फांसी देते हैं, जो जल्लाद का काम करते हैं, वो ऐसे फुसफुसा के बोलते हैं कि भाई मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। तो 10 दिन पहले ही जेलर मालूम करता भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या कोई आप शादीशुदा या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, आप या मिलना चाहते हैं, आप यहीं मिलना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आप माँ बाप है आपके पास तो मिलना चाहते हो आप 10 दिन पहले ही, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आपको फिर समय नहीं मिलता है। और आप लोगों को बात करने की इजाज़त होती है उन कैदियों से? नहीं, केवल एडे भी बस अपना काम करना प्लेट पर, हमें इतना समय नहीं होता कि हम उनसे बात कर लें। क्या हमें कोई मतलब अपना कार्य करना हमें तो, और फिर कार्य करके अपना जो है वापस दस्तखत वगैरह भी करने होते होंगे? नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट जेल में एंट्री करनी पड़ती है बस हमें। अच्छा। अंदर बाहर के लिए। और वो जो दिखाते हैं फिल्मों में कि चेहरा काले कपड़े से ढकते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन होता है जल्लाद ऐसे नहीं होता जैसे फिल्मों में होता। हाँ जी। जल्लाद तो एक सादे जैसे मैं बैठा हूँ इसी तरीके से बस होता। अच्छा। सिविल कपड़ों में होता, कोई वर्दी नहीं, कोई काले कपड़े, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ये आपने ठीक बताया। ऐसे जैसे आप पैंट शर्ट पहने हुए हैं वैसे ही चले जाएंगे। हाँ ठीक। और कुछ? तो जैसे अभी तक आपने कितने लोगों को फांसी दी है? वैसे 5 तो मेरे दादाजी के साथ भी किए थे, उनसे मैंने प्रेरणा ली, वही मेरे गुरु है। अच्छा। और 4 मैंने ये सिंगल किए दिल्ली में तिहाड़ जेल में मैंने। अच्छा। 5 कौन से किए सर? 2 पटियाला, 1 इलाहाबाद, 1 आगरा और 1 जयपुर। इन 5 जगहों पे जाके फांसी दी? जी। तो वो कौन से मुकदमे थे आप बता सकते हैं? ध्यान है आपको? बलात्कारी थे वो सब बलात्कार हो गए? 1-2 ये जमीन का झगड़ा था पटियाला में, तो अच्छा। वो ने अपने 6-7 बहन भाइयों को मार दिया था, उस जमीन जायदाद का झगड़ा था पटियाले में, 2 भाई थे वे।
और ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे पुरुषों को कौन फांसी देगा, महिलाओं को कौन, या उधर हमारे जेंडर इंडिया में नहीं है ये, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये सलीम शबनम का देखो आए तो मुझे ही उपस्थित किया जाएगा। सलीम शबनम जो अमरोहा के पास चल रहा, वो राष्ट्रपति जी गई है वो फाइल के पास। उसमें भी यही है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, सबको मार दिया था जो कुछ। अपने बहन भाइयों को भी और अपने माँ बाप को भी मार दिया उन्होंने कुआड़ी से। पहले उनको जहर दिया गया, फिर उसको बेस करके सलीम ने, दोनों ने इनको, सलीम और शबनम ने। सलीम और शबनम। अच्छा, तो आप लोग जैसे सॉरी, आप लोगों को एक सवाल पूछने, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक। जब आप जाते हैं तो आपके साथ आपके सहयोगी भी जाते हैं, या आप किसी को ट्रेन कर रहे हो? नहीं, जो ट्रेन कर रहे हैं उसको ले जाते हैं। सहयोगी तो मैं आपको ले जाऊँ? हाँ कहले आप क्यों के ले जाए? मैं जी मैं ट्रेन करूँगा ना जी। तो ऐसे अब आप देखो, अब आपकी कैसे हिम्मत, तुम तो कहो चलूँ या नहीं चलूँ, चलूँ या नहीं चलूँ, मैं तू चले, मेरे बस का नहीं है देखना। तो सामने मौत दिखाई दे रही है तो बड़े बड़े अच्छों का दिल कांप जाता है। ठीक कह रहे हैं आप जी। सर, ये हो जाने के बाद आपकी मानसिक स्थिति पर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं, तो आप चैन से सो जाते हो? कुछ भी नहीं। पहली बार जब हुआ तब कुछ, पहली बार फांसी दी हम थी तो चाहते हैं बहुत जल्दी आए, जल्दी काम निपटे और अपने घर जाएं। तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि काला कपड़ा पहनाते हैं, तो आप ही लोग पहनाते हो? जी मेरी पहला तो बढ़िया पूरा आई कांटेक्ट होता होगा। जी नहीं, पर 1-1.5 मीटर को होता है, हाँ, यहाँ तक आ जाए, उसके बाद रास्ता डाला जाता ताकि निशान तो ना आए। वो जो दिखाता क्योंकि है कि सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में का फाटक पोस्टमास्टर का कर दिया सिस्टम। नहीं, वो जो चैम्बर का फाटक खुलता है नीचे, वो सब वैसे ही होता है? तख्ते होते हैं, बहुत मोटे मोटे तख्ते, अंग्रेजों के जमाने के। अच्छा, पवन जी, जब ऐसा वो होता है लीवर कहते तो ये उस तरह का हो जाते हैं, अंदर से हो जाते हैं। ऐसा होता है कि वो बहुत डरा हुआ है, कुछ बोल रहा है, या चुपचाप खड़े होते हैं? डरा जो मौत दिखाई दे, उसको पता कि मेरी मौत है, तो डरेगा तो सही। कुछ बोलता है? कुछ नहीं। ये जो निर्भया के रेपिस्ट थे, हत्यारे थे, इन्होंने थोड़ा बैरिक में ड्रामा किया था। उन्होंने बैरक में ड्रामा किया था? क्या ड्रामा किया था? ड्रामा ये किया था कि भाई मैं नहीं जा रहे, अपने वकील से मिलाओ, मैं ये फिलहाल के कहले अब समय नहीं है, कि रात को 2:30-3 बजे वकील साहब KP सिंह जो है पहुंच गए थे हाँ, अदालत खुलवाने में। हाँ, कहले यहाँ तो फॉरेस्टर की दुकान मिली या फिलहाल, तो ये तो अदालत का वक्त जाया कर रहे हो तुम। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही थी। और हमेशा सुबह सवेरे के वक्त ही दी जाती है क्या? ये तो संविधान में या उनके जेल मेन्यू में लिखा हुआ है, जेल में? ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक सवाल और मेरा था, कितना टाइम लगता है? वो प्रोसेस क्या होता है? मतलब जैसे फाटक खोला तो फिर वो कितने देर लटका रहता है? 15 मिनट तो लटका लेगा, 15 मिनट फालतू लगा देते हैं इसके अंदर। बाकी हैंग दिखाना है डॉक्टर को, वेरी हैंग, सुप्रीम कोर्ट के दिखाने के, जब तक वो मर ना जाए उसको लटका ही रहते हो। हैंग टिल डेथ। तो आधे घंटे तक लटका रहने आधे देते हैं? घंटे लटका। फिर वो उतारने का काम भी आप ही का होता है? नहीं, सिपाही उतारते हैं। सिपाही और जो सफाई वाले लोग हैं वो सब? सफाई नहीं, कोई नहीं, केवल सिपाही होता वहाँ पर। मैं होता हूँ, सुप्रिंटेंडेंट होता, डॉक्टर होते हैं, सफाई वाले नहीं डॉक्टर, होते। जेल सुपरिटेंडेंट, बस। सिपाही और आप। बस। और हाथ पीछे से बंधे होते हैं कि खुले वो होते लेडी हैं? पहले ही बांध कर लाते हैं, वो हाथ बंधे होते हथकड़ी हैं? डाल लो या रस्सी से बांध दो। तो आप लोग वहाँ रहते हैं आधे घंटे, वो जितने देर जी, वो जब तक वो उतारी नहीं जाएगी तब तक आधे घंटे मौजूद रहेंगे आप जब तक डॉक्टर दस्तखत नहीं कर देगा? डॉक्टर भाई हेड दिखा देगा बिल्कुल, कि हाँ, उतारो। फिर डॉक्टर चले जाते हैं, सॉफ्ट उसको बॉडी पैक करी, पोस्टमास्टर भेज दी, घर वाले चाहते ले जाते हैं, वल्ली उसको भी दाब दुख के बराबर कर देते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी रंगा बिल्ला का जो केस था, जी उसमें आपके ही शायद मेरे दादाजी ने, आप मैं गए नहीं थे था सर वहाँ पे? मैं नहीं था उस टाइम तो 10-12 साल का था मैं। अच्छा, तो सर उस केस के बारे में जो मैंने पढ़ा था, जो फांसी हो रही थी, जी तो रंगा या बिल्ला में से रंगा की तो तुरंत मौत हो गई थी जी जी और बिल्ला की मौत नहीं हुई थी, और उसको जेलर ने या जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी जल्लाद थे उन्होंने मिलकर खींचा था उसकी बॉडी को नीचे। मैं नहीं कह सकता, देखो इस बारे में मुझे मालूम नहीं, कभी मेरे दादी से मैंने कभी इस बारे में पूछा मैंने। इसमें जिन दर्शकों की रुचि हो, रंगा बिल्ला ने इसी दिल्ली में 2 बहादुर बच्चे, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, उनके नाम पे वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। और वो बहुत दिल दहलाने वाली कहानी है। ये बच्चे सेंट्रल रिज एरिया में अपने घर से निकले और ये दोनों पेशेवर अपराधी थे। इन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया और लूट के इरादे से फिर व्यभिचार किया, मारा पीटा और बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारा था। तो ये एक ऐसा केस था 80 के दशक में जिससे पूरी दिल्ली दहल गई थी और लोग नए सिरे से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सशंकित हुए थे और अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर। हमारे आपके घर में बच्चे होते हैं
कभी वो स्पोर्ट्स की क्लास के लिए, कभी ट्यूशन के लिए घर से बाहर निकलते ही हैं। तो रंगा बिल्ला बहुत कुख्यात अपराधी रहे थे, और वो दौर भी था जब आतंकवाद भी चरम पर था, पंजाब में, दिल्ली में और कई जगहों पर। इसी दौर में ललित माकन की उनके घर में हत्या होती है, कई इस तरह की संत लोगोवाल की हत्या होती है जो अकाली दल के उस समय के मुखिया थे। खैर सर, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो कि आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि ये जो निर्भया वाला केस था वो दिन कैसा था आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? ये तो आपने सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने माँ बाप से लगता था। हम सबको समझे जी, सबसे डर तो मुझे माँ बाप से डांटते हैं तो उनकी तो मैं मानता हूँ कुछ चोरी होती है। और कोई सवाल मुझे? और दूसरा था कि वो निर्भया का जो दिन था वो कैसा था, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता डिटेल में बताया कि पहले इन्होंने मुझे मेरठ जेल किया है, गाड़ी में सिक्योरिटी में लाते मुझे, 6 सिक्योरिटी मिली हुई थी मुझे, और 1 सिक्योरिटी मुझे मेरठ में मिली हुई थी। मेरे पास सोता, मेरे पास बैठता था, और रिवाल्वर, गन सब। अगर कोई पवन को कोई खरोच भी आ जाए तो लगा उसको मार देना, चिंता मत करना, इतना को डर था। इतनी सख्त ड्यूटी थी मेरे पर उनकी। वो फिर गाड़ी में लाए मुझे, फिर जो है उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस पर रखा। वो बड़े अच्छे तरीके से ये लगा लिया कि 10 सिक्योरिटी थी, 6 बाहर और 6 मेरे पास, ताकि कोई मेरे पास आ ना पाए। कि जैसे कोई पत्रकार भी आ जाता है, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं थी। मैं फ़ोन पे अपने बंद कर रखा। वैसे फ़ोन मेरे पास जा रहे थे मीडिया वालों के, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा इस टाइम मैं जाग रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सो रहा हूँ। ये सवाल मत करिए, मैं फ़ोन बंद कर दूँगा आपसे। जी। तो मैंने क्या ये सवाल तभी मालूम करना तब मैं ये केस कर लूँ। क्या लगा ठीक है जी। तो फिर ट्रायल आया, 18 तारीख हुई, 20 तारीख का केस था ये। हमने 18 तारीख को अपना पहला ट्रायल करा। हमने 4 रस्से बांधे मैंने, ये ताकि रस्सा ना टूट जाए। बताए थे वजन। अच्छा, वो वजन। हाँ, तो वहाँ डैम थे, बोरी नहीं थी, न मट्टी थी, वहाँ डैम थे। डैम मतलब? डैम होता है पुतले बना दिए जैसे। हाँ। पुतले बनाकर उसमें रेत डालते हैं, वो डबी कहते हैं उसको। अच्छा। इस तरह से। तो उन्होंने जो है उसका गला बना रखा था, उसी तरह से उन्होंने डैम पर उन्होंने ट्रायल की। हमने, क्योंकि तख्ता थोड़ा सा वो नाजुक था, 4 बनाए गए थे, 4 पे कैदी खड़ो जाए। मैं बोला कि मैंने कि ये 4 इस पर नहीं खड़ो सकते। पता लगे 4 पे खड़ो, और मैं भी गया सीधा बगैर फद्दे के नीचे जाएंगे, क्योंकि तख्ता उसका लचीला था। और 2 फांसी करा वहाँ पर, बस 2 इस पे ले लीजिए, 2 इस पे ले लीजिए। मैंने क्या, मतलब 2 जल्लाद मांगे थे उन्होंने, 4 जेल वालों ने। मैंने आप बेफिक्र है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। कहना कैसे? मैंने कहा ये खींच के, फिर मैं ये खींच दूंगा। वो इतनी दूरी थी जैसे ये और ये। जैसे पहले मैंने 1 सेकंड 5:30 बजने में 1 सेकंड होते मैंने फट खींच कर दूसरा पूरा 5:30 बजे खींच दिया दोनों। मैंने चारों नीचे लटक गया। सर, आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार में व्यक्ति की मौत ना हुई हो और उसके बाद दोबारा से उसे फांसी पर चढ़ाना पड़ा हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं हुआ। एक्यूरेट डालते हैं, एक्यूरेट फंदा डालना पड़ता है। लेकिन बाकी रस्सा बताएगा, ट्रायल जो करते हैं इसी वजह से करते हैं ताकि रस्सा न टूट जाए। जब जो आफत आएगी वो रस्से से टूट के आफत आएगी। और जैसे कि आपने बताया और हमने पढ़ा भी, आपके दादाजी भी यही काम करते थे। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक ही काम कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो कैसे बनते हैं जल्लाद? मतलब आपके एक ही परिवार में से 3 लोगों ने ये काम किया, तो अभी आगे कैसे कोई और इसमें मतलब जाता है? गवर्नमेंट हमको रख रखा, गवर्नमेंट हमें, तो चलते जा रहे हैं। पवन जी, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं जी, आपके 2 बेटे हैं, अमन और वासु, जी, है ना? अमन क्लर्क का काम करते हैं। जी जी जी। तो हमने उनसे भी बात की जी, और वासु से भी बात की, है ना?
जी तो अमन ने बताया कि वो शायद जब सुरेंद्र कोहली को आप फांसी देने गए थे तब आपके साथ आए थे। जी जी जी। उनकी लेकिन इस काम में दिलचस्पी नहीं है, अमन के लिए वासु की है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, आपकी बच्चों से क्या बातचीत होती है इसको लेकर, किस तरह की लेकिन चर्चा? अभी मैं बच्चों के बारे में बता सकता मैं अभी इसको नहीं, अभी सेटलमेंट नहीं है इस चीज में। वो जब मैं अभी उनको ये तय नहीं हुआ है कि वो ये काम करेंगे। नहीं, छोटा बेटा इच्छुक है वैसे, लेकिन मैं भी इसको ट्रेनिंग दूंगा। अभी मैं उसको जब कोई काम आ गया तो फिर इसको मीडिया के सामने ले आऊंगा, अभी नहीं लाने का उसको मैं। नहीं, मैं मीडिया के सामने लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ पवन जी कि पिता पुत्र में इस काम को लेके किस तरह की, या घर में कोई चर्चा होती है कि ऐसी कोई बात जैसे हम लोग इतनी उत्सुकता से पूछ रहे हैं क्या हुआ फिर क्या हुआ, नहीं, तो कुछ घर नहीं, में वो तो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप क्राइम जो कर रहे हैं। हमारे देश में क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए। जो बहन बेटी के साथ बलात्कार, रेप, हत्याएं, जंगल का अपराध करते हैं उनके लिए तो सही है, चाहे कोई दूसरा बुरा माने भला माने, मानते रहो। जो मेरे देश में हो रहा है ये गलत हो रहा है, और बाकी हमारी गवर्नमेंट न्यायालय जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला है तो। सर, पर आप चाहोगे कि आपके बेटे भी यही परस्यू करें? आप कभी नहीं चाहते कि कुछ और करो अलग से, नया, अपने आप से? नहीं, देखो, एक सर्विस तो हमें करनी पड़ती नहीं जेल के अंदर जाके, केवल तब केस आए वो तभी हमें बुलाते हैं। उससे पहले तो हमें साइड में और काम करना पड़ता है। ये सर मेरा सवाल ये है, आप 5 भाई हैं शायद? 6 भाई हैं, एक 6 एक्सपायर भाई हो गया। एक का देहांत हो गया। आपका जो पारंपरिक काम है, पुश्तैनी काम है, वो है सूप बनाने का। जी 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 आपके परदादा जी फांसी इसमें इस प्रोफेशन में थे, व्यवसाय है ये भी। जी जी। आपने पकड़ा। आप ये नहीं सोचते, जैसे अमन बड़ी मेहनत करके आगे निकले और उन्होंने सीसीएस में यूनिवर्सिटी में वो है, आपको ये नहीं लगता कि हम उस धंधे को भी कर सकते थे, सूप बनाने वाला, उसको बड़े पैमाने पे कर सकते थे, इस पूरे काम से निकल जाते? नहीं कहता कोई अगली पीढ़ी के लिए कि अब इनकी अगली, कालूराम जी की अगली पीढ़ी में भी कोई जल्लाद है, फांसी देने का काम करता है, कोई और धंधा कर लेते, कुछ और व्यापार कर लेते? ऐसा था जी। आप सर्विस कर रहे हैं, आपको 10 रुपये मिलने हैं, आप 10 रुपये में संतुष्ट नहीं हो रहे, आप सोचोगे साइड काम कर लो, और मैं कोई और साइड काम को, यार आपको आमदनी बढ़ जाए कि यार इस काम में तो कुछ ही ना कर, चलो कोई और सर्विस कर लेते हैं जहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिले। तो यही हमारे साथ हुआ। अगर हम पुस्तकी काम करेंगे उसमें कुछ नहीं था। ज़िंदगी में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कि अगर पीछे रहना या आगे रहना, इन्होंने सवाल करा था अभी, तो उस कार्य को करके हम पीछे रह जाते। फिर आज आपके आशीर्वाद से बच्चे देखो अकाउंटेंट है, हालांकि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं उनको पीछे क्यों खींचूं? जरूरी थोड़ी है पुस्तक भी काम करना है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपका छोटा बेटा है, उसकी रुचि अगर है तो हम देखेंगे आगे कि वो आता है, वो क्या करता है, क्यों ना उसको पढ़ाएं। और हाँ, पढ़ाई, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है आपके मन में? मैंने खुल छूट, आप पढ़िए जितना आपको पढ़ना है। इसका कोई विरोधाभास नहीं है ना कि पढ़ लिख के आदमी क्या, देखिए ये वो तो उसकी हमारे इच्छा यहाँ है। देश में ये है ना कि हम श्रम और विद्या को विरोधाभासी समझते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इस तरह के मुहावरे चलते हैं कि पढ़ें फारसी बेचें तेल। जी, ये मुहावरा है ना, क्योंकि ये मान लिया गया कि फारसी पढ़ने के बाद आप तेल बेचने का काम नहीं कर सकते हैं। पर गांधी जी की शिक्षा तो इसके उलट थी, आप बहुत पढ़े लिखे होकर भी श्रम का कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपको ये अचरज लग रहा है कि बहुत पढ़ के कोई व्यक्ति जल्लाद का काम कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ है? तो वो तो उसकी चॉइस है ना। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। परंपरा भी तो चलानी है, जो चले, जो गवर्नमेंट ने हमें सौंप रखी है, बाकी आगे की आगे देखी जाएगी। हिंदी में पूछिए आप। अच्छा, ये पवन जी ये पूछना चाह रही हैं हमारी साथी जीशा कि ऐसा होता है क्या कि आसपास समाज में लोग, जैसे एक आपका हम पुराना इंटरव्यू पढ़ रहे थे, आप टायर का काम करते थे कुछ? मैंने 22 साल सर्विस करी। 22 साल क्या काम करते थे? वो टायर एजेंसी थी हमारी। टायर एजेंसी। तो लोग कभी ऐसे थोड़ा अपमानजनक ढंग से उससे ही बात करते हैं कि देखो, करते हैं, बहुत से मजाक में भी करते हैं, बहुत से अरे यार जल्लाद जा रहा है यार, और मैंने सुन ली है तो कोई बात नहीं, जब जल्लाद हूँ तो जल्लाद में क्या बुरा, क्या संभालना, कहने तो लोग बात कह रहे हैं, पीछे मुड़ के बंदों को आगे की साइड चलते रहो। हाँ, कल वही कहेगा अरे मुझे आपने तो बड़ा अच्छा, फिर जी आ जाएगा उसके अंदर, फिर जी जोड़ देते हैं। जी जोड़ देते हैं अपना में। जब आप जो गुनहगार हैं उनको फांसी देकर आते हैं। जी तो जी। आज मेरा जो जी जुड़ा हुआ ना, वो 4 निर्भय के वैसे जुड़ा हुआ जी। अन्नी अरे अबे जल्लाद जा रहा है यार, गंदा काम करते हैं यार ये। लेकिन जब से 4 का करा
पवन जी आपने बहुत अच्छा काम करा है। आज छात्राएं मुझसे कहती हैं आज करोड़ों सेल्फी होगी साथ इंडिया के अंदर मेरी। अच्छा, लड़कियां आके सेल्फी खिंचवाती हैं? जी जी, कहने लगा आपने अंकल जी आपने बहुत अच्छा काम किया आपने। और इंडिया ने जो मुझे यहाँ की जनता ने अगर शायद लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद कहानी कुछ और होती। ये बात में आखिरी क्या कहा आपने? अगर लॉकडाउन नहीं लगता, लॉकडाउन नहीं लगता तो काची कहानी कुछ और होती। क्या होती? लॉकडाउन लगने से थोड़ा मैं गरीब रह गया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए जी। जो आप जनता मुझे सपोर्ट करती ना, 1 रुपये से लेके 1 लाख तक के लिए मुझे सपोर्ट करती और कहा था कि आप पवन जी इनको चारों को दर्द को पहुँचाइए, जो हम आपके साथ जो भी आपको ज़रूरत होगी रुपया पैसे से हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि वो भी एक बड़ा ज़रूरी पक्ष है आर्थिक मदद का। जी, आपके बेटे से बात हो रही थी, बता रहे थे आपका मकान गिर गया था। जी मकान भी गिर गया था, मुझे कोई सहायता नहीं मिली। तो मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बस यही तो दुख रहता कि जिस यूपी उत्तर प्रदेश को गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली कभी। इसलिए भाई तब थोड़ा दिल सोचता है यार छोड़ दूँ इस काम को। और कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी, कुछ पैसा बढ़ा भी है। कुछ एक बार शुरू में तो 5 थे, उसके बाद 7.5 हुए। जैसे आपके जो परदादा थे जी जी लक्ष्मण जी, जी जी, है ना, और आपके दादा लक्ष्मण जी नहीं करते थे, कालू करते थे, जो कालू राम जी जो आपके दादा थे, हैं? जी जी जी। हाँ, इंदिरा गांधी के हत्यारों को भी उन्होंने ही फांसी मेरे दादा दी दी थी 87 में दी थी। तो उनके वक्त में कितना मिलता था और अभी कितना है, थोड़ा बता सकते हैं? उनके वक्त में तो लगा ले के 1500-1600 रुपये थे। 1500-1600 रुपये थे। और अभी लेकिन उनकी भी गलती रह गई और गवर्नमेंट की भी गलती रह गई कि उन्हें पक्का करना था, कच्चा नहीं करना था उन्हें। पक्के कर्मचारी नहीं थे कालू राम जी? पक्के कर्मचारी नहीं थे उस जमाने में। वो कहते जब आप मुझे इस आप रख रहे हैं तो आप मुझे पक्का कर दिए, मेरा फंड बोनस भी आप काटिए मेरा। तो कालू राम जी ने ये काम किससे सीखा था? उनके तो पिताजी नहीं करते थे काम, फिर अपने आप ही सीखा था उन्होंने। मेरठ जेल को जल्लाद की जरूरत थी। हाँ, वो आए, कहने में आप जल्लाद बनना चाहते हो? कहने आपको साहब ने बुलाया। जैसे एक वो पोस्ट मास्टर वाला होता है, पोस्ट मास्टर वाले के आप नहीं खड़ो सकते बराबर, क्योंकि उसका तो गंदा काम रहता। पोस्टमार्टम का? जी जी जल्लाद। हाँ। वो तो बेकार है क्योंकि उसके बाद तो वो खड़ो नहीं सकता। और हमारा काम ये है कि गाली खाली फंदा डाला, लीवर खींचा, हमारा कुछ नहीं करना, हमारा साफ सुथरा काम है। पोस्टमार्टम करने वालों का गंदा काम ये कह रहे हैं। तो आई कम टू यू। तो कालू राम जी को मेरठ जेल के प्रशासन ने बुलाया? जी 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 जी, पहली बार। अच्छा, वो थोड़ा भाई जो बड़े बड़े होते हैं थोड़ा यार चलो बैठे बैठे वेतन मिल जाया करेगा, फंदा ही तो डालना है, जेलर साथ मेरे से लगा रहेगा। बस जब से वो कहानी शुरू हुई 1960 से। पिताजी आपके क्या करते थे पवन जी? वो ठेकेदारी करते थे। अच्छा। हाँ। तो आपको फिर मतलब कैसे इस काम में रुचि हो गई, या आपको लगा कि ये काम करना चाहिए? हाँ, मेरे काम में यूँ रुचि हो गई तो मैं जब ये होश संभाली, मैंने जब 18-19 साल का हुआ तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई की आपने? हाँ, पढ़ाई करी, 5 क्लास पढ़ाई। मैं थोड़ा सा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो गया। तो मुझे जब मैं पढ़ा करता था, टीवी तो बहुत कम हो करते उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट चला करते थे, तो अखबारों में पढ़ा करता था कि आज रेप हो गया, आज हत्या हो गई। तो मैं कहने लगा दादी से, मैंने कि ये कहाँ सर तुम्हारा, ये क्या हो रहा? मैंने कहा तुम क्या फांसी लगाते हो सालों को? दादाजी से बोला। तो कहने लगा तू करेगा जिद्दी चलेगा तब तू जवाब दियो, मैं जवाब नहीं दे सकता इस बात का। मैंने कहा अच्छा, जिस दिन मैं आ जाऊँगा उस दिन मीडिया में खुलेआम कहूँगा, मैंने इन जंगन अपराध को सबसे पहले फांसी लगाओ। तो कहना सरकार तेरी मान लेगी? मैं भाई बच्चा दिमाग था, कैसे नहीं मानेगी? तो ये कैसे फिर ये रेप रुकेंगे? कैसे ये मतलब फांसी का डर नहीं होगा? फिर तो क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। कहने में जो तुझे करना कर ले, मेरे मरने के बाद मैं तो बोल नहीं सकता, तो दे दीजिए। वो मीडिया से बात नहीं करते थे? बहुत बात नहीं करते थे, डरते थे बहुत मीडिया से। ये तो आज आपकी भाई आपके लोग आपके आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं नहीं डरता मीडिया से कहीं भी, जो खुलते हैं मैं कहता हूँ जो मुझे कहना है। लेकिन सरकार के बारे में और न्यायालय के बारे में कभी नहीं कह सकता, क्योंकि जो उनका
फैसला है। तो आप- एक भगवान के मान ले उनका फैसला तो। तो दादाजी से आपकी ये बात हुई, फिर आप पहली मर्तबा कब गए उनके साथ? मैं कहता रहा हूँ 88 में पटियाला, पटियाला गए। 88 में फिर जयपुर, 89 में फिर आगरा, इलाहाबाद। वापस आए तो फिर जैसे यार दोस्तों से मिल रहे सब बड़ा पूछते होंगे, अरे कैसा रहा, जैसे हम लोग पूछ रहे हाँ, बहुत से कहने यार तू ये काम कर रहा है यार, तू तो पाप कर रहा। मैंने कहा मैं पाप क्यों करता? उसने भी तो पाप किया, जिसके घर वालों ने रेप हत्या करी, मारा, खून करा, कत्ल करा, उनके दिल से पूछो, उनको तो न्याय मिल गया। अच्छा पवन जी एक बात बताइए, फिर आपकी शादी कब हुई? 80 में, 80 में दिल्ली में। अच्छा, तो जब आपने ये काम शुरू किया तो आपकी पत्नी क्या बोली? थोड़ी पहले कह रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये तो आप पाप कर रहे हैं, इंसान को जान के मार रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों जान के मारता हूँ, मेरे तो सबसे पहले तो वो मरवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वही तो आदेश दे रही है, फिर छोड़ो इस काम को। फिर मैंने नर्वस हुआ थोड़ा सा, फिर सोचा मैंने यार ये सही कह रही है गलत कह रही है, मैंने ये गलत कह रही है, मैं सही हूँ। मैंने कहा ये गलत है, मैं सही हूँ। हाँ, ये बात आपने उनसे भी कही, मैम से? नहीं, मैंने अपने आप को सोते हुए उनसे तो नहीं कही कि तुम गलत हो? हाँ हाँ, मैं तुम गलत हो, मैं सही हूँ। अगर मैं उनसे कहता झगड़ा ना हो जाता फिर। हाँ। जो सवाल मालूम करा ना, ये शम्स ताहिर खान पूछ चुके हैं मुझसे सवाल ये। अच्छा, शम्स ताहिर खान ने ये सवाल पूछा था। बढ़िया जी। कंपटीशन होता है किस चीज़ का? मतलब ऐसा कुछ रहता है क्या? ये पूछ रही है कि मान लीजिए जैसे आप मेरठ में हैं, आप ये काम कर रहे हैं जल्लाद का, कहीं कोई और जल्लाद हो तो किसको मौका मिलेगा फांसी देने का, ऐसा कुछ? अव्वल तो हर कोई नहीं खड़ोता है। अगर आपको मैं जिले चलूँ, आप इच्छुक है इस काम करने के लिए, चलो मैं आपको अप्लाई बुला दूंगा वहाँ पर। मैं आप पहले बोलिए। नहीं, मैं इच्छुक नहीं हूँ। नहीं ना इच्छुक? नहीं, तो मतलब मैं वहाँ जाके एक पत्रकार के तौर पे देखना तो चाहूंगा। हाँ, लेकिन करना नहीं चाहूँगा। लेकिन करना नहीं चाहूंगा। हाँ, जी, आप कोई ठीक नहीं कह रहे हैं। चाहता। और जो जैसे कोई रेप हत्या हो जाती, गुस्सा आता किसी पब्लिक को, यार इनको सालों को फांसी क्यों नहीं लगाते? पब्लिक कहती यार अगर मैं जज होता साले सबको घर को लगाता, कलम तोड़ देता। जी। तो ऐसा मगर तो भी किसी को तो वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपको सिक्योरिटी हमेशा तो नहीं मिलती होगी? नहीं, जो इंटरनेशनल मामला, जो सख्त मामला होता है, मैंने मांग सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। अच्छा, अगर जिनको फांसी पे लटकाया आपने, तो उनकी फैमिली से कभी कोई थ्रेट नहीं आया आपको जानकर? उनके कोई घर वालों से नहीं मिलते। कभी नहीं? नहीं। आपने सुना होगा, ये मीडिया में सुना हो? नहीं, मिलते ही नहीं घर वालों से। ओके। अच्छा, वो फांसी लगाने प्रोसेस में अगर तख्ते पे कोई गया, ठीक है, और वो एट द एंड मतलब इधर उधर करने लगा या आपको धक्का मुक्की करने लगा, हाथ बांधा होगा? सिपाही पड़े होते हैं। अच्छा, पकड़ के फंदा डालते हैं? सिपाही पकड़े होते हैं, इधर भी सिपाही होता है, इधर भी सिपाही होता। जब मेरा काम होता तो मैं सीधा उसको करता, मेरा काम हो गया, आप हट जाइए। रुमाल लेके सुपरिटेंडेंट खड़ो जाता है, जैसे ही उन्होंने इशारा किया, लीवर खींचा, सीधा रुमाल नीचे। गिराते हैं? नहीं। आपने कहा ना सुप्रीटेंडेंट रुमाल? हाँ, रुमाल उस तरह से होता है, चौड़ा कर लेते रुमाल। हाँ। वो कहने लगा ध्यान रखना भाई, इतना इस तरह से करते हैं बस, और लीवर खींचते हैं सीधा अंदर। अच्छा सर, जो लीवर होता है वो क्या मतलब लोहे का होता है? मतलब आसानी से खींच सकते हैं कि थोड़ा सा? ऐसा कि बहुत काफी साल से बंद पड़े हैं स्टेप दो। अच्छा। लीवर वगैरह उनको तेल ग्रीस करना पड़ता है, उनको ब्लाइम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उनको चलाना पड़ता है, तख्ते भी चलाने पड़ते हैं, उनको पहले रवा किया जाता है ताकि एट टाइम पे को रुके ना। अच्छा। सर, मध्य प्रदेश के एक पत्रकार हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक फांसी का उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, एक फांसी देखी थी, या उन्होंने या किसी जेलर से बात की थी। क्या नाम है उनका? मेरे लाइव के अंदर मध्य प्रदेश में मैंने एक्सप्रेस के नाम से था वो। अच्छा, मुझे ध्यान अभी नाम नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगा। लाइव चल रहा था मेरा उनसे। अच्छा, मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि किसी केस में उनका फांसी का उन्होंने डिटेल दिया था जी, कि पहले से तो जल्लाद के और जिस व्यक्ति को फांसी होनी है उनके बीच में कोई बातचीत तो होती नहीं कभी, लेकिन तख्त पे तो सामने होते ही हैं। जी जी। तो जल्लाद ने जिस व्यक्ति को फांसी हो रही थी, जल्लाद ने उनसे यही कहा बस कि बोलो राम। नहीं, ये गलत ऐसा बात कुछ कहा था। उसके बाद उन्होंने लीवर खींच दिया। कुछ नहीं कहा उन्होंने। ऐसा कुछ होता है या नहीं? कुछ नहीं, बेकार की बात। इतना नहीं होता। वहाँ बोलने का मौके लिए समय चलते जा रहे हैं। एक सेकंड की कीमत थी वहां पर, एक सेकंड की कीमत होती है। ये है कि राम
कोई हिंदू है ले लो, कोई तो उसको नाम ले राम लो। बोल दिया, हाँ, राम राम हमें कर कोई इतराज नहीं इस दिया, बात पे। मुस्लिम है तो सलाम, ऐसा कुछ होता है? आप कान में बोलते हैं जाके जल्लाद? ये मन गलत बात है, कुछ नहीं होता। पवन जी, आपने एक बात बताई कि गले में से कपड़ा डाला जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आपने किसी को फांसी दी और कपड़ा ना डाला गया हो? क्योंकि हम जितना फिल्मों में देखते हैं या पढ़ते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाते हैं कि जब फांसी पे लटका दिया तो जीभ बाहर आ गई या आँख ऊपर हो गई। वो गलत है, वो स्टाइल से डाला जाता ताकि खून जरूर आता लेकिन जीभ बाहर नहीं आती, इसी टाइप से डाला जाता हमें पंधा में। यही तो अटकल सिखाई जाती है हमें कि ताकि जीभ बाहर ना आए, आंखें बाहर ना आए। सिंपल मुंह से ही होती है जी? ब्लीडिंग वगैरह मुंह से ही नहीं, कान से होती है। कान से ब्लीडिंग होती है? हाँ, अच्छा, मुंह से नहीं होती। अच्छा पवन जी, मेरा एक सवाल और है। मान लो दफ्तर में ही कभी किसी बात पे हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है, हम जी। एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में ही बात कर लेते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा करना ही क्यों पड़ा, क्या ही ज़रूरत थी। जैसे जो यहाँ पर बॉस होते हैं वो मान लो अपने जूनियर्स को डांटे तो उनको भी बुरा लगता है कि क्यों ही डांटा, क्यों ही गुस्सा करना पड़ा। जी जी। आपको अपने काम के कारण कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये क्यों ही करना पड़ रहा है, या कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको इसको लगातार जारी रखना पड़ रहा है? मैं तो जो मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, किस बात की दे रही है? मैं तो अपने काम में निष्पक्ष हूँ बिल्कुल। अगर मुझे साफ डांटेंगे तो मुझे उसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे मालिक है वो। लेकिन ऐसा काम ही करूँगा डांटने के, मैं तो अपने काम में समक्ष हूँ। देखो, वो कलम चला रहा, मुझे कलम नहीं आती, मैं फंदा डाल रहा हूँ तो फंदा नहीं डाल सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, जो वो कर सकता मैं नहीं कर सकता। जब मैं वहाँ पर होता हूँ तो मैं सीनियर होता हूँ, और जब वो उतर जाते हैं तो वो सीनियर हो जाते हैं, मैं जूनियर हो जाता हूँ। सर, आपने कहा कि आपको बहुत गर्व है अपने काम पर, क्योंकि ये जो गलत कर रहे हैं आप उनको फांसी चढ़ा रहे हो। और आपने कहा उस दशक में आपने पेपर में पढ़ा जब आप बच्चे थे, आपको गुस्सा आया। पर सर आज भी तो ऐसे ही होता है, हर रोज़ पेपर में वही आता है। बट फिर आपको क्या लगता है कि और होना चाहिए? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और कंडेम होना चाहिए, सबको यही सज़ा मिलनी चाहिए? ये तो हमारे न्यायालय को देखनी चाहिए इस बात को। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनको तुरंत उसका एक्शन लेना चाहिए। ये 15-15 साल 20-20 साल तक क्यों खींचते हैं? साल 2 साल के अंदर निपटा दीजिए, क्राइम नीचे आ जाएगा। हमने देखा जिन मामलों में आप इस फांसी की प्रक्रिया का हिस्सा रहे जी, उन सभी के बारे में लगभग आपको जानकारी, जब पूछा जा रहा है कि इस केस के बारे में, उस केस के बारे में, तो क्या आपको पहले कोई सी रिसर्च मिलती है, कुछ आपको कागजात मिलते हैं, आप केस पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं फांसी देने से पहले? हम कुछ नहीं बेचते उसने क्या करा क्या नहीं करा। हमें जो काम दिया गया हम उसके प्रतीक रहते हैं। उसने कितने बलात्कार किए, कितने मारे, लेकिन आप बाद में उसका हम बात पता निकालते ही नहीं, इसको किस विषय में इसको फांसी लगी। मतलब पहले से जानकारी आपको नहीं होती है? पहले भी होती है, लेकिन हम उसको नहीं उजागर कर सकते। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई फाइल में जब पता चल जाता ना कि फांसी की सज़ा हो गई, राष्ट्रपति के पास जाता, कभी आपके मन में आया हो कि इसमें तो होनी ही चाहिए, या कोई टाल दी गई हो, आपको मलाल रहा हो यार कि इसको? मेरे हिसाब से 300 केस हैं, 300 को लग जानी चाहिए फांसी। क्या गवर्नमेंट दे देगी 300 को? मतलब जो भी सज़ा होती है फांसी की कोर्ट की तरफ से, आपको लगता है कि उनको होनी चाहिए राष्ट्रपति वाला? देखो, किसने कहा कि जब जो हिसाब से आदमी जिसका डेथ वारंट जो आ जाए समझो हो गई, और जिसका डेथ वारंट आने के बाद भी फिर भी रुक जाती है, तो किसकी कमी है फिर? वो मेरी कमी नहीं फिर वो। मैं तो अपने काम में जा रहा हूँ और वहाँ रोक लग गई, तो ये तो गवर्नमेंट की कमी, मेरी कमी थोड़ी है। एक सवाल मेरा ये था कि थोड़ा आपसे रिलेटेड पर्सनल सवाल है कि आप लोगों का क्या कुछ सैलरी फिक्स होती है, या फिर जब बुलाया जाता है तब उस हिसाब से होता है? और कैसे आप लोगों का घर, या मतलब घर कैसे? ये पर मंथ मिलती मुझे सैलरी मुझे। अच्छा जी, और जब केस आएगा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देंगे मुझे। अच्छा, वो फिक्स सरकारी नौकरी है? हाँ, वो तो पर मंथ आनी है। पर सैलरी जो है जितना रिसर्च में देखा, लेकिन सैलरी कम है, तो इसके लिए सब इस बात का मुझे दुख है। कभी आपने कभी डिमांड की हो, कभी किसी से मिले हो? जैसे कि नॉर्मल हम लोग चुनाव के दरमियान देखते हैं, मैंने अपनी डिमांड्स आती है। मैंने अपने डिपार्टमेंट जेल विभाग से कई बार मैंने कहा है, लेकिन मैंने कहा आप जो बैठ के तनख्वाह 1-1 लाख 50-50 हज़ार ले रहे हैं, क्या मैं संविदा से भी नीचे हूँ? संविदा 25,000 18,000 रुपये, क्या मैं इससे भी नीचे हूँ? उससे भी कम मिलता है? उससे भी कम मिलता हूँ। बेशक आपका केस नहीं आ रहा तो मैं इसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं तो आपके लिए हर वक्त उपलब्ध रहता हूँ। इसका कारण क्या मानते हैं कि
आप जो लोग जल्लाद हैं वो कम संख्या में है, मतलब यूपी में देखा जाए तो 1-2 लोग असल हैं। में इसका कारण ये है कि इस काम को कोई करना नहीं चाहता। भाई जान के कौन आप कहता है कि संख्या में मैं ज्यादा मार दूं होते उसको? शायद तो दबाव ज्यादा पड़ता है ऐसा। कुछ भी नहीं पढ़ने का। आप जब 50 भी हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं पढ़ने का, लेकिन करने वाले तो नहीं है ना, डर लगता। तो जो काम कम लोग कर पा रहे हैं तो उनको तो मानदेय अच्छा मिलना चाहिए। क्या करे जाओ बताओ, ये तो कहीं गवर्नमेंट की कमी है। आपने बताया आपको सैलरी मिलती है और अलग से पैसा मिलता है, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे अभी 2020 में आपने 4 लोगों को फांसी लगाई, जी। तब आपको 4 फांसियों के अलग अलग पैसे मिले जी 60,000 रुपये दिए उन्होंने मुझे। सैलरी के अलावा? जी अलग से। सर आपने जब इन अपराधियों को फांसी पे चढ़ाया तो आपने जब उनको देखा जी तो आपको क्या महसूस हुआ? वह महसूस हुआ जो उनकी की सजा उनको मिल रही है। मतलब गलत क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग अब ये 6 जने थे, ये एक ने तो आत्महत्या कर ली थी और 4 को फांसी हो गई थी, और एक जो था नाबालिग उसको 3 साल की सज़ा दे के छोड़ दी। लेकिन देखो मैं वैसे न्यायालय के खिलाफ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको उम्र कैद होनी चाहिए थी, जिसको 3 साल की सज़ा दे। इसको तो महसूस होता है मैंने जो गलत करा था, चलो मैं तो बच गया, लेकिन मैं जेल में सड़ सड़ के मरूंगा, ये मैंने बुरा किया, मैंने गलत। कम से कम उसकी गलती का एहसास तो होता। वो तो वो काम हो गया, जान बची लाखों पाए, लौट के बंदू घर को आए। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने निर्भया के दोषियों को फांसी की जी जी उस पर चढ़ाया, ठीक है, लेकिन क्या आपकी उनकी मदर से कभी कोई बात हुई, कभी नहीं, कोई नहीं, इंटरेक्शन कभी हुआ भी नहीं। या उन्होंने हम उनके आपसे सामने कभी कुछ पढ़ते मिला? भी नहीं। निर्भया से ऐसा हुआ था कि मेरा आज तक वालों का प्रोग्राम चल रहा था सन 2019 में, ये जो कि सन 71 में लड़ाई हुई थी इसके वगैरह के, निर्भया का जो वो साल था उस दिन 16 दिसंबर, मुझे आज भी ध्यान है। तो मुझे बुलवाया गया था उन्होंने, तो वहाँ आशा देवी जी बहुत स्पेस दे रही थी खड़ी हुई उस पर, और जब वो चली गई फिर मुझे 15 मिनट फिर स्टेज पर चढ़ाया उन्होंने मुझे। पब्लिक ने मुझसे वहाँ सवाल करा, बहुत पब्लिक थी वहाँ, तो बड़े बड़े लोग थे। तो वो आशा देवी चली गई थी उस टाइम वहाँ से, अन्य उनके बाद मेरी वही होती। 16 दिसंबर सन 2019 में होता प्रोग्राम ये। आपने अभी जो फांसी की उसके बारे में बताया जी, आप ये बताएं कि निर्भया के दोषियों को फांसी हुई और उसके बाद भी जो गैंग रेप है जी, उसके केसेस हैं जी। वो लगातार बढ़ रहे हैं, जी, और दूसरी तरफ जो है जो जल्लाद हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और उनके परिवार के लोग भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आप इसको इन दोनों बातों हाँ, को कैसे इसका भी देखते कहना हैं? है। आज जल्लाद की नौकरी 1 लाख रुपए महीना कर दे तो आधे से ज़्यादा पर टूट मरी कि मैं बनूंगा जल्लाद, मैं बनूंगा जल्लाद। जब जल्लाद को 10,000 रुपये दे रहे हैं या 15,000 दे रहे हैं या 20,000, कौन 20,000 में वो सामने फंदा डालेगा? नहीं, क्या इससे केसेस कम होते हैं? क्या आपको लगता है फांसी देने से? देखो मेरी बात सुनो, ये तो एक जल्लाद का सवाल करा ना, जल्लाद क्यों घटते जा रहे हैं? जल्लाद तो यूँ घटते हैं जब पैसे तो मिल रहे हैं, उनका मानदेय नहीं मिल रहा ढंग से, तो वो क्यों डालेंगे अपने गले में हत्या क्यों डालेंगे? अपने पाप क्यों करेंगे? वो जब पाप ले तो कम से उसका पैसा तो मिल। गुस्से में ये अब सुपारी लेते हैं 5-5 और 10 लाख की, कि यार पकड़ेंगे यार, जमानत तो कर लेंगे, मगर वहाँ तो कुछ ही और ही नजर आ रहा है। क्या करा जाए बताओ? अच्छा, आप जो है इतना एक तरह से कहें कि फांसी देते हैं, लेकिन आप जब थके मांदे होते हैं दिन भर के उसके बाद, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या पसंद करते हैं? ऐसा कि पहले मुझे वीडियो चैन लेने तभी तो मैं सोऊं, जब मुझे वीडियो चैन लेते थी नहीं मुझे। अभी 10 माह खड़े हैं, 50 माह खड़े हैं, 20 माह खड़े हैं कि पवन जी पहले हम। मैंने कहा अभी एक लाइन में खड़ोजिए तो पहले सब कैमरे एक जगह लगा लो, नहीं तो एक एक करके आ जाइए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि मतलब सार दल सार ये जल्लाद बनने की परंपरा चली आ रही है, और अभी आपने बताया कि आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रोफेशन में आएँ? नहीं, देखो मैं तो जबरदस्ती नहीं करने का, अगर बेटा आए तो मैं रोक भी नहीं सकता उसे। अब तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाई जारी है उनकी। अब वो आए हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वरना मेरे भाई हैं, मेरे भाई आ सकते हैं। अच्छा पवन जी, अभी मैं आपको देख रही हूँ, अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने काम के प्रति बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। कभी भी आपको डर नहीं लगा
आप कभी देखे हों, जब पहली बार देखा हो, या जब आपकी उम्र कम थी, आप अपने दादा के साथ जाते थे, या किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी देते वक्त जिसके हाव भाव उस वक्त पर, जैसा आपने बताया, कोई हिलता डुलता है, कोई पहले रो रहा था, आपके मन में कभी भी ऐसे शंका नहीं आई कि? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं डरता तो फिर ये काम कर क्या, मैं क्यों आता इस स्टेज पर। देखिए सर, 2 सवाल हैं। एक, आप पिक्चरें देखते हैं, और अगर देखते हैं तो आपका पसंदीदा कलाकार कौन है? और मैं राजेश खन्ना जी का बहुत फैन था। राजेश खन्ना जी का? जी। कोई पिक्चर सर, कोई मूवी? जी मैंने देखे बहुत, काफ़ी आराधना है, और जी आपकी कसम है, हम शक्ल थी, क्या अच्छा खाते मेरे साथी थी, बहुत ऐसी पिक्चरें थी जो सच्चा छोटा थी इनकी, मैंने बहुत पिक्चरें देखी इनकी। कभी मिले आप राजेश खन्ना साहब? जी नहीं, कभी जिंदगी में यही मेरी हसरत रहेगी बस, कभी नहीं मिला। और सर, अभी मैं आपसे बातें कर रहा था तो आपने मेरठ के खाने के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की, आपने पूरी लिस्ट मेरे को नहीं बता देखो, दी। मैं तो अपना मेरठ का खाना बहुत बेस्ट मानता हूँ, और पानी भी। अच्छा, और उसके अलावा आप मेरे को बता रहे थे कि पंजाब का भी खाना बड़ा पंजाब अच्छा का भी खाना अच्छा है। बिल्कुल, तो आपको खाने पीने का भी शौक है? बिल्कुल, थैंक यू। ये खाने पीने के मेहरबानी जो आपके सामने बोल रहा हूँ मैं देखिए, शराब नहीं पीता कभी मैं, ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब कुछ नहीं, आज तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं। ये बस यही आखिरी, और किसी को सवाल पूछना है क्या? हाँ, तो वहाँ क्यों बैठी, फिर इधर आइए ना, मतलब है, थोड़ा आ जाइए, थोड़ा जुम्बिश। हाँ, उधर इधर आ जाओ भैया, है ना। अच्छा, ये कई लोग बोलते हैं ऐसे, जैसे फिल्मों में तो दिखाते हैं, हमने जिक्र किया, लाल आँखें, बड़ी बड़ी मूछें, शराब पीते हुए, तो जैसे हमने आपके दादाजी के बारे में, कालूराम जी के बारे में, वो भी नहीं पीते रहे शराब, कोई नशा नहीं करते थे, है ना। आप भी कोई नशा नहीं करते हैं? जी, जिंदगी में बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब कुछ बीड़ी सिगरेट कोई भी नशा नहीं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये ऐसा सख्त काम है ना कि इसको करने के लिए शराब पीने से ही करते हैं काम। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये वो करते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो शराब पी के करते हैं इस काम। पोस्टमार्टम जो करते हैं वो शराब पी के करते हैं। अच्छा, ये सत्य है जी। और कोई? हाँ हाँ, पवन जी, आपने बताया कि जो फांसी की प्रक्रिया होती है, आधे घंटे कम से कम आपको इंतजार करना पड़ता है। जी जी। तब मेडिकल जो भी डॉक्टर रहता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है कि डेथ हैंग्ड अंटिल डेथ। तो उस दौरान क्या माहौल रहता है वहाँ पे, क्योंकि 5 लोग तो रहते हैं ना, तो आपस में किस तरह की बातें होती हैं, मतलब क्या इंतजार करते रहते हैं उसके मरने का? बिल्कुल शांत। पहले हमारी एक दिन पहले मीटिंग हो जाती दौर में कि वहाँ कोई बोलेगा नहीं, सब अपने अपने काम में समक्ष रहना चाहिए। वहाँ को बोलते नहीं है, वहाँ तो अपना चुपचाप जो भी करना इशारों में करते हैं बात। तो आधे घंटे एकदम चुप्पी रहती है, एक शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। जब उतार लिया गया था उसके बाद कहानी खत्म, आप कुछ भी कहिए, वहाँ कुछ बोलिए फिर वहाँ पर। सर, एक चीज़ ये है, मूवीज़ में ही 1-2 बार देखा है कि जो टाइम दिया जाता है, मान लीजिए 6 बजे का टाइम दिया, जो अभी आप बता भी रहे थे कि 1 ही सेकंड में हमने लीवर खींचा, अगर वो 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए, मान लीजिए किसी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी दिक्कत, 6:01 हो गए, 2 मिनट हो गए, उस टाइम पे फिर वो फांसी का टाइम निकल जाता है। वो अंग्रेजों के ज़माने की बात थी, इंडियन ज़माना है, अब नहीं होता ऐसा? जी। अच्छा, अब देनी है, हैंग करने तो हैंग करना ही है। ठीक है, पहले ऐसा रूल होता था? चलो होता होगा शायद, मैंने तो कभी सुना नहीं। सुना तो मैंने क्या अंग्रेजों के ज़माने में होता होगा कि रास्ता टूट गया, जैसे कोई बात हो गई उसको तो माफ़ कर दिया जाए, ऐसा। अब यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जब डेथ वारंट जारी कर दिया उसी समय पे एक सेकंड आगे पीछे अगर हो एक सेकंड उधर नहीं, एक सेकंड इधर, सही राइट देना है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मेरा सवाल थोड़ा, हम सामाजिक पहलू पे बात करते हैं इसके, आर्थिक और टेक्निकल आपने सब बता ही दिया कि हमारे देश में मौत को बहुत अशुभ माना जाता है, उससे जुड़ी सारी चीज़ें बहुत मनहूस करार दी जाती है। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि धार्मिक अनुष्ठानों में या जो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, यार दोस्तों में जो धार्मिक चीज़ें हो रही है, मान लो कोई कथा हो रही है, कोई जगराता हो रहा है, तो आपको अवॉइड करते हो लोग? ऐसा कुछ हुआ कि नहीं यार, ये तो जल्लाद का काम करते हैं, इनको नहीं बुलाना है? नहीं, ऐसा ऐसी कुछ बात हुआ नहीं। आपके साथ? ऐसा कभी? बड़े खुश होते हैं। गुड, अच्छी मैं उसको वाक़या बताता हूँ। मैं देहरादून गया था जी। मैं देहरादून से वापसी लौट रहा था, एक डांट पड़ती वहाँ पर, जो डांट वाली माता कहते हैं उसको, मंदिर वहीं है। तो मुझे किसी ने पहचान लिया वहाँ पर। अच्छा। मुझे पूछा करा कि ऐसा लग रहा था पवन जल्लाद जी लग रहे हैं। कहने लगा, बुलाया उन्होंने मुझे, क्या पवन जल्लाद हो? मैंने कहा नहीं। कहने नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सच्चे बताइए। तो मैंने कहा तुम मुझे बाहर निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अपने बहन को बताएंगे कि आप पवन जल्लाद जी आए, देखो। अच्छा जी। तो उन्होंने निकाला, क्या आप ही? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उन्होंने अपने बहन से बुलाया
कहना मैं जी पवन जल्लाद जी हैं, कहना वो जो निर्भया केस कर रहा है, अरे बुलाओ बुलाओ ना। बाकायदे उन्होंने मुझे बैठाया अपने ऑफिस में और फोटोग्राफ जितने भी हो सब, जितने पंडित थे सारे साथ, उन्होंने मैं फोटो वोटो लिए। और जी पंडित जी आप वो कह लेंगे पवन जी कुछ खाएंगे, मैंने कहा मैंने प्रसाद ले लिया, फिर कभी आऊँगा फिर आपके साथ बैठूँगा। तो आप निर्भया केस बार बार रेफर कर रहे हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि वो बहुत सेलिब्रेटेड केस था, बहुत लोगों ने उसे इंटरनेशनल follow केस किया, था वो, सबकी उसमें मतलब बहुत पर्सनली लोग इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, तो इस वजह से शायद आपको सम्मान ज़्यादा मिल रहा है उस निर्भया केस से पहले और निर्भया केस के बाद में? निर्भया से ज़्यादा मुझे सम्मान मिल रहा, उससे पहले ये सब नहीं था? मुझे कोई जानता भी नहीं था। अच्छा, ओके। जल्लाद के बारे में मतलब जब हम जिक्र होता है तो एक ऐसा परसेप्शन सा हो जाता है ना कि मतलब बहुत बड़ी सी बॉडी होगी, कोई भारी सा इंसान आएगा सामने, तो क्या ऐसा बड़ी सही बड़ी में मूंछ होता है? वाला, काली काली आंखों वाला नहीं मतलब इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो क्या ऐसा सही में ऐसे है? नहीं है, हम तो और- बिल्कुल आपका सिंपल, रियल सिंपल। और दूसरी चीज़ कि मतलब आपकी फैमिली के अलावा अगर कोई और आना चाहता है इस चीज़ में तो क्या वो आ सकता है? और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि मतलब कोई पतला सा दुबला सा शरीर पहले वाला तो इंसान उसको आता है? पहले ट्रेनिंग जब वो अपना अपॉइंटमेंट देगा या अपना इंटरव्यू देगा, पहले उसको नॉलेज तो होनी चाहिए इस काम के लिए। बगैर नॉलेज के कैसे वो फंदा डाल देगा? मान लो वो बंदी आ रहा, कैदी आ रहा, अब वो पहले यूँ कर रहा तो नहीं, क्या तो फायदा? मान लीजिए बिल्कुल ये मुबारक जी हैं, ये जल्लाद बनना चाहते हैं जी। तो इनको क्या करना पड़ेगा? आप कैसे अब इनको सिखाएंगे? हिम्मत दिखानी कैसे करेंगे? ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है मान लेते हैं कि ये बनना चाहते कि हैं, फंदा डाल पाए नहीं डाल पाएंगे, पता है कि फंदा तो यहाँ है और ये छोड़ के भगली है। जी मैं तो मेरे बस का नहीं, मैं नहीं डालना फंदा, मैं पाप नहीं लूंगा। उन्होंने कहेगा मैं पाप नहीं लूंगा मैं। नहीं ये पाप पुण्य से परे हो। ये पाप लेना चाहते हैं, मान लीजिए चाहते हैं कि मैं भी सीखूं आप देखिए स्ट्रॉन्ग करेंगे ना अपने आप को, स्ट्रॉन्ग दिल मजबूत करना कि हम फंदा डालने दिया हमने और कस दिया हमने, अब लीवर पर जा रहे हैं, अब यार भगवान मुझे माफ़ करेगा नहीं करे, मैं तो खैस ही रहा हूँ। तो पहले कहेगा भगवान मुझे माफ़ कर देना कि मैं ये गंदा काम करने जा रहा हूँ, पहले तो अपने आप माफ़ी मांगेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट ने दे दिया सब। तो आप इनको कैसे सिखाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेकर जाएंगे और लेके दिखाएंगे? जाएंगे, पहले देखो, पहले आप पहले अपने आप दिल को स्ट्रॉन्ग करिए पहले कि एंड टाइम में मेरे मरने के बाद या कभी मेरे पीछे आपको भेजूँ तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस काम को, कभी वो तुम्हें उल्टा लटका दे वहाँ पर गवर्नमेंट। तो ये ज़रूरी है कि जिसको ये काम करना है वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ फांसी अटेंड करे, देखे वहाँ कैसा काम होता है। मान लो रास्ता अपना फंदा कहीं ऐसा डाल दिया, वहाँ तो स्लिप हो गया ऊपर से, उसके पैर टिक गए तो आप गए, फिर आप पर मुकदमा चालू कर दिया जाएगा। जब आपको नहीं आता तो आपने काम क्यों कराइए? तो इसका कुछ ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह होता है कि आपको काम मैं आता कह है? रहा हूँ नहीं पहले ट्रेनिंग लेते हैं, पहले ट्रेनिंग होती है हाँ पूरी ट्रेनिंग लेती है, पूरी मजबूत होती है कि अभी रास्ता किस तरह से बंधना है, पाँव कहाँगे इसके, कितनी इंच में रखना है और कैसे इसको अटेंड करना है। तो जो ट्रेन करते हैं वो फॉर्मर जल्लाद होते हैं या कोई भी ट्रेन कर सकता है, कोई अधिकारी? फिर मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कौन ट्रेनिंग कौन देता है? हम देंगे आप ही ट्रेनिंग को, देंगे, मतलब आप चलिए आप एक केस आएगा तो आप एक ट्रेनिंग में पहले तो एक दिल मजबूत करो, ट्रेनिंग तो मिल जाएगी। सबसे पहले तो हिम्मत रखो उसको फंदा डालने के लिए। तो अभी कोई नए जल्लाद ग्रूम किए जा रहे हैं, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं? बेटे को ट्रेनिंग दूंगा और वो आएंगे तो। अच्छा वो आएंगे, तो मतलब अभी ऐसा कुछ है? अभी कुछ नहीं है। ठीक, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सभी के सवालों को ले लिया होगा। आपके मन में कोई सवाल है? जैसे आप जब ये काम नहीं कर रहे होते तो विभागीय कोई और काम आपको दिया जाता है, आपका वेट किया जाता है कि जब काम आएगा तब यही काम बस कराना है? मैं कोई हाँ ये तो बस मैं जब भी कोई काम आता जब भी जाता हूँ, इससे पहले नहीं। दूसरे किसी काम में आपको नहीं लगाया जाता? दूसरे काम में करता हूँ, फिर मैं कभी कभी एंट्री वगैरह करने चले गए जेल पे, चला गया, नहीं वो खास काम नहीं मेरा, कोई परमानेंट नहीं वहाँ पर मेरा। और कभी आप किसी दूसरे जल्लाद से जो यही काम करते हैं उनसे अभी कभी आप मिले किसी और से? एक जल्लाद हमारा नखलो में है, कभी नहीं मिला, उससे तो बहुत कमजोर हो चुका, 80-90 साल की उम्र हो गई। उनसे कभी नहीं? वो मेरे दादाजी के साथ कही है वो। तो सारे सवालों को हमने ले लिया, पवन जी से हमने बात की और हमने जो जल्लाद का प्रोफेशन होता है वो कैसा होता है, उनके जीवन में क्या दिक्कतें आती है उनको, वो कैसे सोचते हैं, वो अपने प्रोफेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये सब समझने की कोशिश की। साथ ही बहुत सारे सवाल लेकर हमने ये भी समझा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है
आप और हम इस प्रोफेशन को सिर्फ फिल्मों के द्वारा या थोड़ा बहुत अगर कहीं आ गया तो उसी के द्वारा ही समझ पाते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जो इसी का पार्ट है, उनके ज़रिए हमें आज ये समझने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया पवन जी आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड देखकर आपको भी नई बातें पता चली होंगी, कुछ रोचक जानकारियाँ लगी होंगी। कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी फिर हम किसी नए गेस्ट को बुलाएंगे, फिर हम उनकी ज़िंदगी, उनका प्रोफेशन समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।